सबसे जहर फोटोज यार लग रहा है आजकल कोडी रोड्स की आती हैं और उनकी तो फोटो ही कुछ कमाल है। ये वाला शॉट देखो भाई, स्टील केज में कैसे बंदा चढ़ा हुआ है, पीछे से वो जो स्पॉटलाइट निकल के आती है, फिर वो ऐसे रेज बन रही है ऐसी। ऐसा मुझे बैकलैश का पोस्टर भी लगा था भाई कोडी रोड्स का, वो जो टाइटल पकड़े मतलब पीछे से उन्होंने पकड़ा था, उसके बाद जिस भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है कोडी रोड्स को, या कोडी रोड्स दिखते भाई बहुत सही लगता है। और फोटोज के मामले में तो भाई क्लियरली, और मामलों में अभी बहसबाजी हो सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया फोटोज तो भाई आजकल कोडी रोड्स की आ रही है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 531 में। और हिस्ट्री की सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन लिखी जा रही है जब मैं ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं। और सही में ये डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली नाम के प्राणी को रोकने की जरूरत अब बहुत ज्यादा है। कहानी कुछ ऐसी चल रही है, आपको पता है इन्होंने ब्रायन डैनियल्सन से चैंपियनशिप जीत ली, उस चैंपियनशिप को फिर ये उसमें बैग में भर लिया था। तो आज ऑल एलीट रेसलिंग में यही हो रहा है AEW डायनामाइट में कि उस चैंपियनशिप के बारे में तो कोई केयर ही नहीं कर रहा। वो चैंपियनशिप उन्होंने ऐसा नहीं जीती कि उनको चैंपियन बनना है, इसीलिए उन्होंने कुछ पोज भी नहीं मारा था, बल्कि वो चैंपियनशिप लेके वो कुछ अलग ही बनाना चाह रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा हिंट, टीज या जो भी आपको बोलना हो यार, ये तो कंफर्म ही लग रहा है, शेन मैकमैन की भाई एंट्री हो ही रही है। शायद ऐसा लग रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस जो फ्रेज है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, जो भी इसको बोलना हो, इसको ड्रॉप किया है। और इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि जब आपको याद होगा स्मैकडाउन का टाइम था, शेन मैकमैन हुआ करते थे जनरल मैनेजर, तो स्मैकडाउन को बिल्ड ही ऐसे किया जाता था कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जॉन मॉक्सली कह रहे हैं ये जगह क्या बन चुकी है, यहाँ पे सारे ईगोस आ चुके हैं, मुझे बाकी लोगों के लिए कुछ करना है। 150 लोगों का ये जो रोस्टर है, कहते हैं ये सब कुछ होगा बिजनेस की कॉस्ट पर। उन्होंने रिंग में जाके भी सबको तोड़ा है, बैक स्टेज जाके भी तोड़ा है। और भाई क्या ये मस्त जबरदस्त वाला शॉट है जो अपने पूरे ग्रुप के साथ वो जा रहे हैं पिकअप ट्रक के अंदर और भर के जा रहे हैं। लिटरली वो होता है ना गुंडे वाली वाइब, वो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के इस पूरे कैरेक्टर से आ रही है। और थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो डैनियल ब्रायन से चैंपियनशिप लेके AEW की चीजों को कंट्रोल में लेने के लिए सारे बंदों को ये मार रहे हैं और कह रहे हैं जो भी चीज जैसे वर्क कर रही है ये मुझे अगेंस्ट ही काम करना है। जो EVPs है यंग बक्स, वो भी अब ऐसा लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। पता नहीं भाई, ये कुछ तो बहुत खतरनाक सा बना रहे हैं। और मुझे टोनी खान की इन सारी चीज़ों में सबसे बढ़िया बात ये लगी, उन्होंने इस काम के लिए डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली को चुना है, क्योंकि वो सबसे तगड़ा बंदा है जो कि सारी आईबॉल्स लेके आ सकता है डायनामाइट के प्रोडक्ट में। और जब वो शेन मैकमैन की अब एंट्री होगी यहाँ पे, जो कि मोस्ट लाइकली लगी रही है, क्योंकि भाई इतने सारे वरना जो टीज है वो हो क्यों रहे हैं, तो फिर जो AEW की स्टोरी है वो कुछ ऐसे चलेगी कि AEW के खुद के लोग और ये जो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली, जो कि उनके हेड में उनको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन भाई वो तो कुछ उल्टा पुल्टा ही काम करने जा रहे हैं, जो कि हमेशा एक विलन की कहानी होती है कि उसकी स्टोरी में वो हीरो है लेकिन एक्चुअल स्टोरी में वो एक विलन ही है। तो भाई ये तो बढ़िया सा लग रहा है कुछ मेरे को, इसको तो मैं बिल्कुल बढ़िया से फॉलो भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा भी कि क्या और खिचड़ी इनकी पक रही है। बट मैं बहुत खुश हूँ डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के लिए, इतने टाइम से टेलीविजन पे वो दिख नहीं रहे थे, अब लेके आए तो सही तरीके से लेके आए और फैंस उनकी स्टोरी में अब इन्वेस्टेड भी है पूरे बढ़िया तरीके से, बोलूंगा ऐसा वैसा नहीं हल्का फुल्का। चलो रैंडी ऑर्टन को तो केविन ओवेंस तुमने बजा दिया, लेकिन अब रैंडी ऑर्टन भी तो तुम्हें बजाएंगे ना। ये लाइव इवेंट के अंदर ही रैंडी ऑर्टन ने सीधा कैमरा पे आके माइक पे आके ही बोला कि केविन ओवेंस ठीक है, अब जब मैं वापस आ रहा हूँ ना तेरे पिछवाड़े तोड़ने ही आऊंगा मैं। ये बात उन्होंने क्लियर करके वार्निंग बोल दी है। अभी तो बड़े चिल और रिलैक्स वाले मूड में है रैंडी ऑर्टन, लेकिन केविन ओवेंस ने मार दिया है उनको। तो ये कोडी रोड्स की तरह तो नहीं है बंदा भाई रैंडी ऑर्टन की, ये शांति रहे भले ही अपने फेस वाले कैरेक्टर में ही क्यों ना हो। तो यहाँ से भाई खिचड़ी तो पक रही है तीनों सुपरस्टार्स के बीच में, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है अच्छे से। अब एक बढ़िया बिल्डअप के साथ मैच की तरफ भी लीड करे तो देखने में थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। अंडरटेकर ने भाई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि फिर से बहुत सारे क्या बोलते हैं सब, हाँ हम हैं प्रो रेसलिंग फैंस, उनको चिढ़ाने के लिए जलाने के लिए बहुत मतलब अंडरटेकर भी ये बंदा है भाई, उसके अगेंस्ट तुम क्या ही बोलोगे। अंडरटेकर कहते हैं कि ये जो आजकल प्रोफेशनल रेसलिंग में लोग कर रहे हैं ना, ये इतना कमाल का है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। करना तो दूर की बात है, अंडरटेकर कहते हैं। ये एथलेटिक मूव्स की बात करते हैं अंडरटेकर। फिर वो कहते हैं तुमने अपने लिए खुद नहीं गड्ढा खोद दिया कि तुम इतना ज़्यादा एथलेटिक चीज़ों में रिलाई करते हो कि अब जब तुम वो नहीं कर रहे तो फिर तो कुछ हो नहीं रहा, और तुम स्टोरी टेलिंग वाले जो पर्सपेक्टिव है उस वाले एस्पेक्ट से तो चीजें सोच नहीं रहे। कहते हैं एक बार जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकल गया तो दोबारा नहीं डाल सकते, वैसे ही अब क्योंकि इतना यूज टू हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस ऐसे स्पॉट देखने के लिए कि फिर अब वो कुछ जो भारी भरकम वाला तुम ऐसे सस्ते में नहीं निपट सकते, तुमको कुछ ना कुछ तगड़ा करते ही रहना पड़ेगा। ये अंडरटेकर का इस चीज के ऊपर कहना है।
मुझे पता है अंडरटेकर फिर भी ना जो अपने रियल थॉट्स है वो रख नहीं पा रहा है। अभी यूट्यूबर बने हुए उनको थोड़ा कम ही टाइम हुआ है, 1-2 साल लगेंगे तब वो और अच्छे से बोलेंगे, लेकिन भाई बजाने वाले हैं। और देख लेना, मैं बता रहा हूँ आज से 2-3 साल बाद अंडरटेकर के स्टेटमेंट के ऊपर ही ये जो अभी वाले नए रेसलिंग फैंस इनको लगता है कि भाई बढ़िया तगड़ी वाली रेसलिंग हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, वो अपने आप को कूल बनाएंगे। देखो अंडरटेकर तो कुछ भी बोलता रहता है, इसको बुढ़ापा आ गया, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं अंडरटेकर ने क्या क्या चीजें देखी हैं और क्या क्या चीजें करके चले गए हैं जब तुम प्रोफेशनल रेसलिंग से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे। चलो ब्रॉक लेसनर को लेके कहानी में ट्विस्ट है, अब क्या है सही में ट्विस्ट है या फिर नहीं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। रेसल वोट्स ने क्या रिपोर्ट किया ब्रॉक लेसनर के बारे में पिछले 2-3 दिन में, आपको सब कुछ 2-3 दिन से आपको सब कुछ बता ही रहा हूं। अब फाइटफुल ने इसके बारे में ये कहा है कि अभी तो WWE का ऐसा कुछ प्लान है नहीं, ना ही क्रिएटिव बैक स्टेज चीजें किसी आइडिया की तरफ वर्क कर रही हैं, ऐसा फाइटफुल का कहना है। अब देखो जितना मैंने अभी इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं रेसल वोट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करूँगा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से भाई कुछ निकाल के आते हैं जो किसी को नहीं पता होता, फिर वही चीज़ सच होने जाती है। और फाइटफुल की अगर मैं बात बोलूँ तो ऐसा नहीं है वो गलत बोलते हैं, लेकिन शायद वो अभी अवेयर नहीं है चीज़ों से, ये कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मामला तो ऐसा बन गया है, कोई बाहर बहुत जोर से बीप बीप कर रहा है, तो मामला तो ऐसा बन गया है कि अब आप ऐसा भी मान सकते हो कि भाई ब्रॉक आएगा या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर के आने के, जो कि पिछले कुछ टाइम से नहीं लग रहे थे। तो अभी मैं देखो सिंपल सा, मैं तो रेसलमेनिया के आसपास के टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम होता है WWE के लिए उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक बिग नेम है। तो इतनी हाइप के बाद अगर वो वापस आ रहे हैं तो फिर उसको कैपिटलाइज भी बढ़िया और बेटर वे में, जो सबसे बेस्ट है वही होना चाहिए। इस चीज़ को तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया। ये एजे ली के बारे में CM पंक ने खुद बोला कि यार देखो जब भी उसको मन होगा ना वो तभी आएगी, या उसका मन है भी आने का तो मैं कुछ फोर्स नहीं कर सकता उसके ऊपर चीज़ें, लेकिन मैं भी फैन होऊंगा उस चीज़ का अगर एजे ली मेरी वाइफ दोबारा आ जाती है। तो इसके बारे में भी रेसल वोट्स ने ये बोला कि बस एजे ली को एक कॉल, एक फोन घुमाने की ही देरी है WWE को। WWE तो बस बिल्कुल तैयार ही बैठी है कि एजे ली कुछ बोले और उसके बाद हम चीजें स्टोरी लाइन में उसको आगे प्रोग्रेस करें। और मेरे ख्याल से एजे ली अपने बाकी WWE के आउटसाइड, मतलब अभी तो सभी उनका आउटसाइड है, उन चीजों में इतना व्यस्त है कि शायद वो सोच भी नहीं रही है WWE के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं ये नहीं चाहूंगा भाई जैसे सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का नहीं कर दिया था भाई, कपल वाली स्टोरी लाइन इतनी घुसा दी कि वो अजीब सी क्रिंज सा होने लग गया, तो वो चीज CM पंक के केस में ना हो। अगर हो भी रहा है तो पहले एजे ली को अलग से चलाओ भाई अपना, ये CM पंक के मैटर में घुसड़ने की जरूरत थी जब ड्रू मैकिंटायर वाला केस था, तब नहीं हुआ तो फिर अब थोड़ा आराम से जब भी प्लान है। अभी तो पता भी नहीं है वैसे कि होगा भी या नहीं। क्राउन जूल शो के बारे में मैंने आपको वो सरप्राइज फैक्टर, एलिमेंट, रिटर्न, जो भी आपको इसको बोलना हो, गोल्डबर्ग के बारे में बताया था कि वहां पे WWE कुछ एंगल सेटअप कर सकती है जो कि फिर लीड करेगा गुंथर और गोल्डबर्ग के मैच के लिए, और ये सर्वाइवर सीरीज में होगा, मैंने आपको बताया था। और उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि आपको याद होगा गोल्डबर्ग जब वापस आया था WWE में अभी दोबारा, तो उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ था, और वो कौन से शो में था, वो सर्वाइवर सीरीज में ही था। तो WWE उस एंगल के हिसाब से भी सोच रही है। और ये तो मैंने आपको बताया भाई कि गोल्डबर्ग वापस आए हैं सऊदी अरेबिया के शो से ठीक पहले, और सऊदी अरेबिया के लोगों को चाहिए होता है गोल्डबर्ग, तो मैच में नहीं हो रहा, तो फिर शायद इस एक एंगल से ये हो सकता है। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोडी रोड्स और गुंथर के जो मैच का रिजल्ट है वो बहुत हद तक गोल्डबर्ग की अपीयरेंस के ऊपर भी डिपेंड करे, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है जो कि WWE ऐसा नहीं लेगी भाई, क्योंकि दोनों में से किसी को भी हरवाना आसान तो डिसीजन है नहीं WWE के लिए। कोडी रोड्स की बात कर लो चाहे गुंथर की बात कर लो, तो खिचड़ी पकेगी यहाँ पे, जो कि फिर शायद सर्वाइवर सीरीज के गोल्डबर्ग और गुंथर वाले मैच की तरफ लीड करेगी। बट फिर सवाल ये भी है कि हमने एक रूमर तो सुना था कि CM पंक और गुंथर का भी मैच हो सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर तो काफी सही लग रहा है फिर मुझे यहाँ। अच्छा जी भाई, तुम लाइव इवेंट में तो सारी बढ़िया बढ़िया चीजें करते रहोगे, अब स्मैकडाउन के बाद जो डार्क मैच है उसके अंदर भी कुछ बढ़िया बढ़िया करोगे। चलो कोई नहीं भाई, हम सह लेंगे। जो मैच है स्मैकडाउन के लिए, जो 25 अक्टूबर की स्मैकडाउन होगी, वहां के लिए जो डार्क मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है वो डोमिनिक मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस का है। अभी ये वो वाला शो भी है जहां पे वैसे रोमन रेंस को भी WWE एडवर्टाइज कर रही है। तो देखो मैं तो नहीं मान रहा कि ये शो का पार्ट होने वाले हैं सेथ रॉलिंस, क्योंकि किसी एक उस एंगल के लिए WWE फिर ऐसा थोड़ी करेगी कि भाई जो आगे बड़े चीजों के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कुल मिला के रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो हम ये नहीं मान सकते कि अगर दोनों लोग सेम शो पर स्मैकडाउन बैक स्टेज है तो ये कुछ होंगे आपस में करेंगे। बट फिर भी एक डार्क मैच है, और सेथ रॉलिंस ने भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल के बोला कि भाई मेरा पहला मैच है, तो ऐसे करके इन्होंने डार्क मैच कर दिया है। अच्छा, तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स को इन्वॉल्व करती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की पिक्चर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो विंस रूसो का इसके ऊपर ये कहना है कि
अभी अगर रोमन रेंस और कोडी रोड्स सामने सामने आ जाते हैं तो मेरे को लगता नहीं है कोडी रोड्स के फैंस भी इस बात को एडमिट करेंगे कि कोडी रोड्स से ज्यादा ओवर कैरेक्टर इस समय रोमन रेंस का है। एंड ऑब्वियसली इस वजह से क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं जो उनका टाइटल रेन रहा है, वो इतने टाइम से गायब भी थे, तो वो एक जो है ना कि भाई किसको तुम टीवी स्क्रीन पर देखने चाहोगे, तो लोग इस समय रोमन रेंस को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। इस बात में तो कोई शक है नहीं। अगर इसके ऊपर भी डिबेट करनी है तो फिर भाई तो फिर बात करने का ही फायदा, वो तो काफी ऑब्वियस सी चीज है। हाँ, हार्डकोर वाले जो फैंस हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनका तो हमेशा अपना ही एक फेवरेट होता है। तो अब इस सिचुएशन में उन्होंने बोला कि जब रोमन रेंस ओवर है और कोडी रोड्स के पास टाइटल है और दोनों बंदे फेस हैं, तो ऐसे में फिर WWE कैसे तरीका ढूंढ सकते हैं कि वो कोडी रोड्स को स्टिल चैंपियन रखे रोमन रेंस के सामने, क्योंकि जब ओवर बंदा ही रोमन रेंस है, लोग रोमन रेंस को ही देखना चाहते हैं, तो फिर अगर इनका मैच हो रहा है तो फिर रोमन रेंस कैसे ना टाइटल जीते, कैसे WWE को स्विच ना करना पड़े और कोडी रोड्स से जो टाइटल है वो रोमन रेंस के पास ना देना पड़े। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को ही WWE अभी कंप्लीटली अवॉइड भी कर रही है। वैसे तो हम सुन रहे हैं रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच का आइडिया, इसलिए वो ट्रिपल थ्रेट वाला भी है। तो अभी ये शायद लग रहा है कि कोडी रोड्स के खुद के कैरेक्टर के लिए एक सही टाइम नहीं है अगर WWE उनको लेंदी रेन दे रही है, क्योंकि ये सिचुएशन काफी हद तक हमारे सामने आ सकती है कि अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स के सामने आ गए तो क्या होगा, सारे लोग रोमन रेंस को सपोर्ट करेंगे, कोडी रोड्स को वो देखा नहीं था, उनको बू भी हुई थी एक बार, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी थी स्मैकडाउन में रोमन रेंस के सामने, नॉट योर्स करके जब बोला था उन्होंने रोमन रेंस को, तो लोगों ने बू किया था कोडी रोड्स को, और इससे पहले हमने कभी ऐसा सुना नहीं था। तो ये सिचुएशन WWE अवॉइड ही कर रही है, वरना अगर रोमन और कोडी अभी सामने आ गया तो फिर तो भाई कोडी की लग जाएगी लंका, कोई शक है नहीं इसमें। रॉक का जो फिनिशिंग मूव है पीपल्स एल्बो, वो इलेक्ट्रीफाइंग है, इस वजह से वो पसंद आता है। और भाई जेओ से भी पीछे नहीं रह रहे, उन्होंने यीट एल्बो लगाया है लाइव एंड के अंदर। भाई देखो मस्ती सब कुछ करते ही रहते हैं और ये एलिमेंट जो है हम हमेशा ही मिस कर जाएंगे। यही था बस आज के लिए। स्पॉटिफाई पर जो एजे स्टाइल्स का एपिसोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पहला ही, और ब्रांड डैनियल्सन के ऊपर भी कुछ आ रहा है तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।